रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, आज आर्ट्स का मैथ शुरू करने लगे हैं 9th का। और आप लोगों के लिए ये इंशाल्लाह 2 वीडियोस बनेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि ये समझाना ये इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है, क्योंकि MCQs आते हैं और ये इसमें से पूरे पूरे नंबर ले लें तो बहुत आसानी हो जाती है पास होने में और आगे से नंबर ज़्यादा लेने में। तो चले शुरू करते हैं। देखें, पहला चैप्टर है फ़ीसद, निस्बत और तनासब वाला। अब देखें, इसमें बेसिकली यही होगा, बार बार फ़ीसद निकालनी है, परसेंटेज निकालनी होगी। उसमें देखें, पहला सवाल है 600 का 20% कितना होता है। तो अगेन बेसिक चीज़ याद रख लें कि आपने क्या करना है, 20% है ना, तो 20 को लिख के नीचे 100 लगाना है, 100 लगाना है, और मल्टीप्लाई लिख के जिस रकम में से फ़ीसद निकालना हो उसको लिख लेते हैं। हर दफ़ा यही काम होना है। अब ये इस तरह लिख लेंगे ना तो कैलकुलेटर पे हल करना तो आसान है, या वैसे भी ज़ुबानी देखें, ये 2 ज़ीरो इधर से कट जाएंगे और 20 को और 6 को ज़रब दे लें तो 120 हो जाना है, तो 120 आंसर आ जाएगा। ए निस्बत बी जो है उसमें बी को क्या कहते हैं, ये बहुत अहम चीज़ है, ये अक्सर आता है पेपर में। जो ए है ना पहला, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ये नाम याद कर लें, और बी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये नाम याद कर लेने हैं। तो चूंकि बी का पूछ रहा है तो हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट है। 0.13 जो है वो उसकी फ़ीसद की शक्ल क्या होगी, चूंकि इसको फ़ीसद बनाना है तो 100 से ज़रब, ये जुमला याद रख लें, जब भी फ़ीसद बनानी पड़े हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से ज़रब देनी है। तो कैलकुलेटर पे भाई इसको बड़े आराम से 100 से ज़रब दें, 13 आ जाएगा, 13% हो जाएगा वो। आगे चले। अच्छा, वैसे ये है, ये भी उसने 13 लिखा हुआ है और ये 13% लिखा हुआ है, वैसे होना तो फ़ीसद की फॉर्म में चाहिए ना, तो मेरा ख्याल में ये आंसर देना चाहिए। ये भी देखें, इस तरह ट्रिक दे सकता है वो भी 13 वो भी 13, लेकिन यहाँ फ़ीसद है तो फ़ीसद की शक्ल ही कह रहा था, तो परसेंटेज का अलामत भी लगनी चाहिए, ये सही होना चाहिए। ओके, 75 है और 95 है, उसकी आसान तरीन शक्ल। आसान तरीन शक्ल का मतलब यही है कि इसको काटते जाएँ, और ये देखें एंड पे 5 आ रहा है ना, तो 5 के टेबल में कटवाएं, दोनों को डिवाइड करवाएं उसमें कैलकुलेटर से। तो 5 से इसको करेंगे, ये आई थिंक 15 बनेगा और ये 19 बनेगा, तो ये 15 और 19 आ जाएगा आपके पास। फ़ीसद जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो उसका मतलब क्या है, 100 में से, डेफिनेटली। फ़ीसद, सद जो होता है ना वो 100 को कहते हैं कि 100 में से कोई चीज़ कितनी, और जैसे भी परसेंटेज का सवाल बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड ही हो रहा होता है, तो 100 यानी कि 100 आ जाएगा। 8 और 12 की आसान तरीन शक्ल, तो ज़ाहिर है इसको भी आप देखें किस टेबल में डिवाइड होते हैं। 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो ठीक है, सही हो गया। 1/3 को फ़ीसद की शक्ल में, ये अक्सर पेपर में आता है ये वाला। तो 1/3 को अगर आप ज़रब देंगे ना 100 से, या ऐसे कह लेंगे 100 को 3 पे डिवाइड कराएंगे, क्योंकि 100 तो ऊपर आना, 3 नीचे है, तो 100 को 3 पे तकसीम कराएंगे, 33.3 आएगा। अब देखें 33.3 नहीं है, यहाँ पे 33 है, 3 है, लेकिन ये है 33 पूरा 1/3, तो ये 0.3 को ये कवर कर लेता है। तो इसलिए आपको ये याद हो जाएगा कि ये चीज़ जो है ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि अशारिये में आंसर नहीं है, तो 0.3 ये वाला बनता है, क्योंकि बाकी किसी में तो अशारिया है ही नहीं है। सो ए निस्बत बी की निस्बत में ए को क्या कहते हैं, ये मैंने ऊपर बताया। ए पहला जो है उसको एंटीसीडेंट होता है, ये गलत लिख गया हुआ इसको। ओके, देखे ना, ये ऊपर हमने ये कहा था ए बी, ए जो है वो एंटीसीडेंट है और बी जो है वो कॉन्सिक्वेंट होता है, तो यहाँ पे उसने ए के मतलब पूछा है, तो ये ए क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट। ए एंटीसीडेंट, बी कॉन्सिक्वेंट, ये सीधी सी बात है। ओके, ए बी सी डी की जो तनासब है उसमें बी और सी को क्या कहते हैं। बी और सी ये दरमियान वाले होते हैं, है ना, तो दरमियान वाले को वस्त, वस्तैन, वस्त से वस्तैन, और ये जो बाहर बाहर है ए और डी, इनको तरफैन कहते हैं, जो बाहर बाहर है। ओके, फ़ीसद के लिए कौन सी अलामत यूज़ करते हैं, तो वो ज़ाहिर हमें पता है कि ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है ये वाला लगाते हैं। 6 और 8 की आसान तरीन शक्ल बताएं, तो इसको भी हल करना है। देखें किसके टेबल में आता है, 3 के नहीं, 2 के, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, तो 3 और 4 बनेगा, वो ये आ गया, ठीक है। 70% की कसरी शक्ल, कसरी मतलब भट्टे में, ओवर में,
तो चूंकि फ़ीसद लिखा हुआ है ना अलामत, तो फ़ीसद की अलामत को ख़त्म करना है तो आपने 100 से डिवाइड कराना है। तो ओवर में 100 लिख दें, 70/100। अब जब 70/100 ऐसे आपने लिखा होगा तो देखें एक एक ज़ीरो इनका कट जाता है, तो 7/10 आ जाएगा। तो ये 7/10 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है 7/20 जो है, ये हिल जाता है मेरा। ओके, 7/20 जो है उसको फ़ीसद की शक्ल में लिखें। तो ये फिर वही बात कि इसी के साथ आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 लगा देना और ये आप कैलकुलेटर पे हल कर लें। 7 से 100 को ज़रब दें, 700 हो जाएगा। 700 को 20 पे तकसीम कर लें, 35% आ जाएगा। ABCD की तनासब में A और D क्या है? तो A और D देखें बाहर बाहर है ना, तो इसको तरफैन कहते हैं। तरफैन वस्तैन, वस्त दरमियान वाले, A और D बाहर है तो तरफैन। 1/3 को फ़ीसद की शक्ल में लिखें, तो ये फिर वही सवाल है जो पीछे आया था। 33 पूरा 1/3 ये आ जाएगा। 1500 का 30%, तो ये भी सवाल है। 30%, तो 30 के नीचे 100 और ज़रब 1500, क्योंकि 1500 का लेना है। तो ये ज़ीरोज़ होते हैं ना तो आसान हो जाता है। 2 ज़ीरो ये कट गए, 2 ज़ीरो ये कट गए, तो 15 ज़रब 30 करेंगे इससे आप। तो ये 15 3 बार 45, 450 आ जाएगा ये। तो ये देखें ये आंसर है इसका। ओके, आगे क्या है? 7/25 को फ़ीसद की शक्ल बनाएं, तो फ़ीसद के लिए फिर वही ज़रब 100 लिखें और 25 4 बार 100 और 4 7 बार 28, 28% आ जाएगा। 0.13 की फ़ीसद ये पीछे की है, ज़रब 100 से करेंगे तो ये फ़ीसद की शक्ल आ जाएगी। अब हमें पता हो गया फ़ीसद की अलामत लगनी है, ये वाला आंसर नहीं देना। ओके, 7/20 को फ़ीसद की शक्ल ये भी ऊपर किया है, 35% हो जाता है। 800 का 20%, तो ये फिर वही 20% है। 20 का 100 नीचे लग गया, मल्टीप्लाइड बाय 800। 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो ये काट गए, 8 2 बार 16, 160 हो जाएगा। सो ये 160 हो गया। और लास्ट पे है 75 95 वाला, ये आगे किया है। 15 और 19 उसका 1 है। ठीक है, तो ये है। तो देखें काफ़ी इजी चीज़ें हैं, लेकिन ये बार बार पेपर में आ रही होती हैं, तो ये ज़रूर तैयार करें, आपका काम आसान हो जाएगा और पास होना जो है वो इतना मुश्किल नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 2 ज़कात और उशर वाला। ओके, 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती कितनी है? तो ये 25 रुपये बनेगा। ये इसका देखें बड़ा सिंपल होता है। मैंने टोटका बताया हुआ है आप लोगों को कि आपने जब भी ज़कात का सवाल हल करना है ना, तो आपने ये फार्मूला याद रख लेना है, 25/1000, ये याद कर ले जब भी ज़कात का सवाल हल करना है। क्योंकि वो 2.5% जो है ना, 2.5% जो ज़कात होती है, उससे हल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये याद रखें 25/1000। अब कितनी मालियत है? 1 लाख, तो 1 लाख से ज़रब देते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हम करते आ रहे हैं। 3 ज़ीरो इधर से कट जाएंगे, इधर 100 रह गया, 100 ज़रब 25 करें तो 2500 ऐसे आ जाएगा वो। ठीक है, तो 2500 रुपये बनती है 1 लाख पे। कुदरती ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती कितनी है? उशर ज़ाहिर है 2 तरह के होते हैं, एक 5% है, एक 10% है। 5% कब देना है? जब आपका खर्चा आ रहा है, जब आप ट्यूबवेल वगैरह चला रहे हैं, मसनूई तरीके से पानी दे रहे हैं। कुदरती ज़राए जो हैं वो तो खुद बहुत पानी मिल रहा है ना, तो आपका खर्चा नहीं आ रहा, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि आपका वो फिर नुकसान कम होगा। तो 10% फिर देना होता है। कुदरती ज़राए होंगे तो 10%, और अगर मसनूई ज़रिए होगा तो 5%, ये याद कर लेना। ओके, बेवा का वरासती हिस्सा ज़ाहिर है 1/, है ये भी गलत लगा हुआ है। बेवा को जो हम देते हैं नॉर्मली 1/8 देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये भी वो 2 तरीके होते हैं ना, कि अगर तो बच्चे हैं, ठीक है, तो फिर 1/8 है। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, सिर्फ बेवा है, ठीक है, तो फिर 1/4 है, क्योंकि फिर थोड़े ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। ये ज़्यादा पैसे हैं, ये कम है, क्योंकि फिर जी थोड़े दे के तो बच्चों के तो भी तो दे रहे हैं ना। तो इधर चूँकि बच्चे नहीं हैं तो फिर वो ज़्यादा थोड़े पैसे दे दिए जाते हैं कि ज़ाहिर है और किसको देने हैं। तो इसलिए ये याद रखना है। ये अब चूँकि यहाँ क्लियर नहीं ना उसने किया कि किस हालत में है, ठीक है, वो जब पेपर में आएगा तो वो बताएगा कि बच्चे हैं या नहीं हैं, तो फिर हम उस हिसाब से लिखेंगे। बेवा का वरासत में औलाद, अब ये देखें ये चीज़ आगे उसने की हुई है। बेवा का वरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में, ये असल बात, औलाद नहीं है, गैर मौजूदगी में क्या हिस्सा होता है? तो 1/4 होता है। एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में उनका हिस्सा।
बेटी को 1/6 सॉरी 1/2 दे रहे हैं और पोती को 1/6 दे रहे हैं, क्योंकि पोती को थोड़ा कम मिलेगा, बेटी को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि बेटी का नॉर्मली हिस्सा 1/2 होता है ना, बेटे का एक हिस्सा है तो बेटी का आधा हिस्सा होता है, तो ये आधा हिस्सा वो, लेकिन जो पोती है वो और चूँकि आगे चली जाती है तो 1/6 हो जाएगा उसका। अगर सिर्फ एक बेटी हो तो फिर विरासत में उसको फिर भी उसको हाफ ही देना, सारे के सारे पैसे नहीं दे देना, ठीक है, फिर भी उसको हाफ देना, सारा हिस्सा नहीं देना। ज़कात की कटौती की शरह ये ज़ाहिर है हमें पता है 2.5% होती है, 2.5%, ठीक है। मसनूई ज़राए से काश्त की गई, नज़र आ रहा है, ओके। मसनूई ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती मैंने अभी बताया 5% होती है। ओके। अगर सोने की मालियत, अब ये काफ़ी ज़्यादा है, 11,10,000 है तो उस पर ज़कात, अब जैसे मैंने ऊपर आपको तरीका बताया, 25/1000 लिख के ज़रब ये, ठीक है, 25 को इससे ज़रब देनी है, फिर 1000 से, ऐसे देखें ज़ुबानी होएगा, 1000 के अंदर 3 0 थे ना, तो वो ये 3 0 इसके कट जाएंगे, ऐसे टोट कर रख लें, ठीक है। ये रह गया 11,10 को 25 से ज़रब दे लें बस, ठीक है, 11,10 ज़रब 25 वो आपका आ जाएगा ये 27,750। कुदरती ज़राए से पैदा की गई फसल की मालियत थी कितनी, 1,50,000, तो उस पर उशर की कटौती निकालनी है। कुदरती ज़राए 10%, ठीक है, तो 10% का सिंपल काम ये है कि 1 0 ख़त्म कर दें, ठीक है, वो आएगा, क्योंकि 10/100 करेंगे ना तो 1 0 बचना है, वो 1 0 से कटेगा, तो ये 15,000 रह जाएगा, तो 15,000 आ जाएगा। ओके। आगे चलते हैं। ओके, सिर्फ एक पोती नवासी या बाप की तरफ से किसी और एक पोती नवासी की मौजूदगी में उनका हिस्सा, ये 1/6 है। ओके, 2 या, अब ये ज़रा ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो याद करनी है, 2 या 2 से ज़्यादा पोतियाँ नवासियाँ हों और बाप की तरफ से कोई एक पोती हो तो इसका फिर 2/3 होता है, यानी सिर्फ एक पोती है तो 1/2, लेकिन एक से ज़्यादा पोतियाँ हैं, पोते पोतियाँ हैं, पोते को तो नहीं लेंगे, पोतियों की सिर्फ बात हो रही है, लड़कियों की बात हो रही है, तो वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो फिर 2/3, लेकिन सिर्फ एक है तो 1/2, ऐसे। अगर सिर्फ एक ही बेटी हो, ज़ाहिर ये पीछे भी आ गया, तो वो 1/2 देते हैं। बच्चों की मौजूदगी में बेवा का, हाँ देखना ये चीज़ आई कि बच्चे हैं और फिर बेवा भी है साथ, तो बेवा को फिर कितना मिलेगा, 1/8, 8वां हिस्सा, थोड़ा कम मिलता है क्योंकि बच्चों को भी देना है। तो ये हो जाएगा दूसरा चैप्टर ज़कात उशर वाला। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला किधर गया है, ये क्या हिसाब हुआ है, थर्ड वाले के MCQs कहाँ गए, सॉरी ये है कारोबारी हिसाब। ये तीसरा है। अब ये ऐसा चैप्टर है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके सिर्फ फार्मूले ही फार्मूले, लॉजिक को इतनी नहीं नज़र आएगी, फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। मसलन कहता है कीमतें एक तो खांसी लगी हुई है, कीमतें खरीद जो है उसका फार्मूला क्या है। अब कीमतें खरीद का फार्मूला जो है वो अल्टीमेट ये वाला फार्मूला है कि कीमतें फ़रोख्त ज़रब 100 और नीचे नफ़ा जो आप खरीद रहे ले रहे हैं उसमें से, और प्लस में उसमें 100 आपने जमा करना है। अब ये इसको समझाना मुश्किल है, ये याद करना पड़ेगा आपको, फार्मूला है, ठीक है। दूसरा कहता है वो कीमत जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाए। अब ज़ाहिर चूँकि आप ख़रीद रहे हैं तो कीमतें खरीद ही होगी ना, जब फ़रोख्त करेंगे तो कीमतें फ़रोख्त है। खरीदार को कीमतें खरीदार को फ़रोख्त कुनंदा की जानिब से अशिया पर दर्ज कीमत से कम वसूल करने पर, अब चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं, रैपर पे या डिब्बे के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है दुकानदार उससे कम ले रहा है, तो वो जो कस्टमर आ रहा है उसको फिर छूट दी जा रही है, उसको पैसे कम ले रहे हैं उससे, ये जैसे सेल लगती है, ये वो वाला हिसाब है, तो छूट कहलाएगा। नफ़ा हासिल किया जाता है अगर कीमतें फ़रोख्त ज़्यादा हो, ये खुली साइड जो है वो ज़्यादा के लिए होती है, तो जाहिर है जब हम चीज़ बेच रहे हैं कीमतें फ़रोख्त तो वो ज़्यादा ले रहे हैं और जो ख़रीद के लाए थे वो कम है, तो पैसे बचेंगे ना हमें, तो वो जो पैसे बचेंगे वो नफ़ा ही होगा, तो नफ़ा हासिल हुआ। कीमतें फ़रोख्त मालूम कीजिए अगर कीमतें खरीद थोड़ी है कीमतें फ़रोख्त से, तो उसके लिए फिर ये फार्मूला है 100 ज़रब नफ़ा फ़ीसद है, बटे में भी 100 है, मल्टीप्लाइड बाई कीमतें खरीद है। सो बहरहाल ये फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। नुकसान होता है, ज़ाहिर डेफिनेटली नुकसान होगा क्योंकि कीमतें फ़रोख्त ज़्यादा लेसर है, ये कोना है ना, कोना थोड़े को कहते हैं, कीमतें फ़रोख्त थोड़ी है और खरीद ज़्यादा थी, ठीक है, तो ज़ाहिर है जब अब खरीद के ज़्यादा पैसों पे लाए हैं और फ़रोख्त कर रहे हैं थोड़े पैसों पे, तो फिर ज़ाहिर नुकसान होगा। ओके,
7वां, नफ़ा फ़ीसद मालूम कीजिए अगर कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो कीमत ख़रीद से। अब यहाँ पे भी फार्मूला है, ये आपको नफ़ा बटा कीमत ख़रीद मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर 10 अशिया की कीमत फ़रोख्त 11 अशिया की कीमत ख़रीद के बराबर हो, ठीक है, 10 अशिया जितने की हम बेच रहे हैं उतने की ही 11 चीज़ें ख़रीद के लाए थे, तो नफ़ा फ़ीसद में कितना होगा। अब ये भी अगेन बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने वाला है, सिर्फ ये याद कर ले ये, क्योंकि अक्सर आता भी है पेपर में, तो इसको याद कर ले, रट्टा मार लेंगे, ये जो सवाल है ये 100% में आएगा। ओके वो कीमत जिस पर एक चीज़ फ़रोख्त की जाती है, ये बड़ी सिंपल बात है, कीमत फ़रोख्त जिस पे फ़रोख्त कर रहे हैं वो कीमत फ़रोख्त है, ये तो सीधा सा काम है। और बस ये 3rd चैप्टर हो गया। 4 वाले पे चलते हैं, आज 5 कर लेते हैं ना, ठीक है, क्योंकि फिर बाकी कुछ और क्वेश्चन वगैरह भी शॉर्ट भी समझाऊंगा आप लोगों को, कुछ लॉन्ग भी। अभी दिन है बच्चों, जितना काम दिया है वो तो आप करिए ना, ठीक है। चलो जी, ये आ गया 4था चैप्टर, ये भी थोड़ा ऐसा ही है, बहरहाल मालियाती रियाजी, ठीक है। कोशिश करते हैं इसको समझने की। जमा कराई गई रकम पर बैंक जो रकम अदा करता है, डेफिनेटली हमने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में और बैंक ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ मार्कअप हमें देना है, उसको मुनाफा कहते हैं। वैसे तो ये सूद है, लेकिन उन्होंने नाम इसका रखा हुआ है जी मुनाफा है, हमें थोड़ा उल्लू बनाया हुआ, हमें मुनाफा कहते हैं उसको, ठीक है। चेक की तरह का इंस्ट्रूमेंट, यानी एक चेक की तरह की चीज़ होती है जिसे बैंक ने ग्राहक की दरखास्त पर जारी किया हुआ है। इसकी बैकग्राउंड ये होती है कि मेरा अगर अकाउंट है ना यहाँ सियालकोट में और मुझे लाहौर जाना है या कराची जाना है, तो वो अब वैसे ये तरीका अब यूज़ नहीं होता। पहले होता था कि लोग अपने बैंक जाते थे और उनको कहते थे मुझे पे आर्डर बना दें, वो मैं बनवा लेता था, चेक की तरह की एक शक्ल होती थी उसकी। वो मैंने जाना है कराची और वहाँ कोई बिज़नेस डील करनी है, तो वहाँ वो मैं पे आर्डर दे दूँगा। वो उधर मसलन मेरा बैंक UBL था, तो वहाँ UBL के किसी बैंक में जाके वो ले लेंगे पैसे, तो उसको पे आर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये जब ग्राहक खुद कह रहा है भाई मुझे एक बना दें चेक की तरह का इंस्ट्रूमेंट, तो वो पे आर्डर होता है। ओके, नंबर 3, इंश्योर्ड के ज़रिए अदा की गई किस्त को क्या कहते हैं। इंश्योरेंस करवाई हुई है आपने और उसमें आप किस्तें दे रहे हैं, तो जो किस्त देते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। कर्ज देने पर जो रकम बैंक वापस करता है, वापस हासिल करता है, ठीक है, ओके। बैंक ने कर्जा दिया है, ये तो बड़ी आसान सी बात है। बैंक जब कर्जा देता है तो उस पर सूद उसने लेना है, तो उस सूद को मार्कअप कहते हैं, बैंक जब हमें उधार देता है, ठीक है। लेकिन हम जब बैंक को देते हैं और बैंक हमें पैसे देता है, वो मुनाफा है। तो ये मुनाफा और मार्कअप में इनाम याद रख लेना। मार्कअप कब होगा, जब बैंक पैसे दे रहा है। मुनाफा कब होगा, जब हमने बैंक को पैसे दिए हैं और उस पर हमें ऊपर से पैसे आ रहे हैं। ओके, नंबर 5, 600 रुपये पर 4 साल के लिए 6% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा। अब ये प्रॉपर सवाल है कंपाउंड मुनाफे का। देखेंगे, मैंने थोड़ा कोशिश की थी हल करने की। टोटल अमाउंट है 600 रुपया, ठीक है, वो आपने बाहर लिख लेनी है। अंदर 1 प्लस और जो उसकी वो शरह है 6% थी ना, तो 6 लिख के नीचे आपने बटे में 100 लगा लेना, क्योंकि 6% है। और कितनी मुद्दत के लिए है, वो 4 साल के लिए, वो 4 पावर बनेगी, ये इसका फार्मूला है। अब 6/100 आप कैलकुलेटर पर करें, आएगा 0.06, उसमें ये जमा करना है एक, तो 1.06 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पकड़ें और 1.06 लिख के उसकी 4 पावर लें, जो आंसर आए उसको 600 से ज़रब दे दें, तो ये कोई बनेगा 600 है ना, तो 757.49 ये बनेगा। लेकिन ये टोटल अमाउंट है, असल रकम भी इसमें शामिल है और जो मार्कअप सूद बना है वो भी इसमें शामिल है। तो हमें सिर्फ उसने ये पूछा हुआ है कि उसका वो मुनाफा या मार्कअप कितना होगा, तो असल रकम जो 600 है उसमें से इस रकम को माइनस करा दें या इसमें से इसे माइनस करा दें, एक ही बात है। तो फिर आएगा 157, तो वो फिर हमें ये आंसर दे रहा है 157, ठीक है। तो ये ज़रा सवाल करने वाला था, बहरहाल। ओके, वो शख्स या चीज़ जिसकी इंश्योरेंस की जाती है, जिसकी इंश्योरेंस की जा रही है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। कैसे, गाड़ी है ना, तो कहते हैं आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, ऐसे पूछते हैं, तो इंश्योर्ड का मतलब उसकी इंश्योरेंस की गई है। मुनाफा मार्कअप की वसूल की गई शरह को क्या कहते हैं, वो रेट होता है कि भाई किस रेट पे आपने वो चीज़ ली है, कोई इस तरह से। कंपनी जो इंश्योरेंस के अमल को आगे बढ़ाती, कंपनी को क्या कहते हैं, इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कर रहा है, इंश्योरर। बैंक में लगाई गई मशीन, ये तो आसान है, जो नकद रकम ग्राहक को अदा करती है।
मशीन लगी होती है, मैं खुद ATM यूज़ करता हूँ, ठीक है, उसको ATM मशीन कहते हैं, सिंपल सी बात है। हासिल करदा फीसद नफ़े को क्या कहते हैं? अगेन परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज शरह होती है बेसिकली। जो कंपनी इंश्योरेंस का कारोबार करती है, इंश्योरेंस का काम कौन करता है? बीमा करने वाले लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से, लो जी चौथा हो गया। आखिरी एक चैप्टर रह गया, वो भी हम कर लेते हैं, 5 चैप्टर हो जाएंगे और अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बाकी अगले वाले कर लेंगे। ओके, ये है जी। अब ये है सारफीन का रियाजी, ये भी तो उसी से मिलता जुलता ही है, टैक्सेस वगैरह है इसके अंदर। वो रकम जो आमदनी के तनासब से कुछ चीज़ों की लागत में मुनाफे के इजाफे और खिदमात पर रियासत को दी जाती है, ये असल बात है। आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस करते हुए, कोई भी काम करते हुए आप जो मुनाफा वगैरह अर्न कर रहे हैं, उस पे आपने रियासत को क्या देना है, अपने मुल्क को क्या देना है? तो ज़ाहिर है हम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो टैक्स वगैरह बहुत सारे टैक्सेस देते हैं। ड्यूटीज़ मोटर व्हीकल टैक्स की शक्ल में टैक्स को क्या कहते हैं? बिल वास्ता टैक्स। सीधा सीधा नहीं है, बराह रास्त नहीं है, बिल वास्ता है, घूम फिर के आता है, पहुंचता है। किसी तैयार की गई चीज़ पर एक खरीदार खरीद के वक्त जो टैक्स देता है उसे क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी। क्योंकि इनकम टैक्स तो होता है ना जो हम कमाते हैं उस पर देते हैं, और सेल्स टैक्स किसी, असल में आप देखें ये वैसे ना, अब ये चेक कीजिएगा इस वाले को, क्योंकि चीज़ तैयार की गई है और दे कौन रहा है? खरीदार दे रहा है खरीदने के वक्त। तो मेरे हिसाब से तो ये सेल्स टैक्स होना चाहिए। ये अक्सर जब हम देखें ना, वो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो उस पर किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें, उस पर लिखा होगा कि ये 100 की चीज़ है तो 17% सेल्स टैक्स लगा हुआ है। तो हमने पैसे जब देने हैं तो 117 रुपये देने हैं, तो मेरे हिसाब से इसको सेल्स टैक्स होना चाहिए था। ये आप चेक कीजिएगा इस वाले को। वो टैक्स जो ज़मीन, घर, फ्लैट या इमारत के मालिक से हासिल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, तो उस पर जो टैक्स देते हैं वो प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है, जो हमारी जो जायदाद है। अगर एक फ्लैट से सालाना आमदनी है कितनी? ये तकरीबन 6 लाख है, तो उस पर 15% के हिसाब से टैक्स कितना होगा? ये वही पहले चैप्टर वाले सवाल आ गए। 15% है ना, तो 15/100 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 लाख, तो 100 के ये 2 ज़ीरो यहाँ से कटवा दें, तो ये 6000 को 15 से ज़रब दे लें, 15 6 90,000 बनेगा। ये ऐसे हल कर ले, जैसे पहले चैप्टर में फीसद वाले सवाल हल करते हैं, ठीक है। फिर कहता है ये जो 3 लाख रुपए है उस पर 150% की शरह। आप देखें ये बहुत बड़ी शरह है, 100 से भी ऊपर। इसका मतलब क्या होता है कि 3 लाख से भी ज़्यादा आपने पे करना है, और 50% ज़्यादा, तो 3 लाख का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख और 3 लाख 4.5 लाख, 4.5 लाख बनती है ये वाली, ठीक है। लेकिन बहरहाल आप आम रूटीन में सवाल हल कर रहे हैं, 150/100 ज़रब 3 लाख, इसको हल कर ले जैसे पहले चैप्टर में करते हैं। वो टैक्स जो तमाम काबिल टैक्स आमदनी पर लगा है, आप देखें आमदनी पर लग रहा है, तो ये इनकम टैक्स होता है, ये हम लोग देते हैं, ठीक है। जो हमारी इनकम होती है उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ, उस पर भी। किसी चीज़ की कीमत में इजाफी टैक्स को, बिल्कुल ये भी सही है, सेल्स टैक्स यही है कि जब कोई चीज़ बना ली जाती है तो अगर सेल्स टैक्स ना हो तो वो बंदा इतने पे बेचेगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है भाई तुम लोग पैसे कमा रहे हो तो हमें भी दो, तो उस चीज़ को बेचने पे सेल्स टैक्स जो है वो लगता है। बिल्कुल ठीक है, सेल कर रहे हो आप। वो टैक्स जो आमदनी, जायदाद और मुनाफे पर इनकम टैक्स वगैरह की शक्ल में वसूल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बराह रास्त टैक्स है, सीधा सीधा टैक्स ले रहे हैं। अच्छा 2-3 और रह गए। 12,000 रुपये के टेलीविज़न पर 10% की शरह से टैक्स देना है, तो 10% है तो वही बात 10/100 ज़रब ये, ठीक है, वो करिएगा, 1200 रुपये बनते हैं। अब खांसी ज़्यादा होनी शुरू हो गया। वो रकम जो आमदनी के तनासब से कुछ चीज़ों की लागत में मुनाफा के इजाफे रियासत को दी जाती है, ये शुरू में हमने पढ़ा, इसको टैक्स कहते हैं। सिंपल, चीज़ों की लागत में मुनाफे के इजाफे और खिदमात पर ये टैक्स है। अगेन अपनी इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये टैक्स है। किसी चीज़ की कीमत में इजाफी टैक्स को, ये बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट है, सेल्स टैक्स होता है। चलें जी, ये इतने हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब करें इसको रेडी, इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाएंगे तो उसमें बाकी कर लेंगे। ओके फिर बच्चों।